हम कुछ पढ़ के सुना रहे हैं, आप बताइएगा कि ये किस टॉपिक का होगा। सिविल सेवा 2022 का है सवाल, आपने संभवतः देखा होगा। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है और दूसरों के लिए जाल बिछाता है। कुटज सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है। ये व्याख्या पूछी गई सिविल सेवा 2022-23 गद्य खंड। तो बताइए कहाँ से होगा ये। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। तो इसका मीनिंग भी बता दीजिए। इसका मतलब हुआ कि जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है। कई बार होता है ना कि सामान्यतः मन क्या होता है, हाँ, कंट्रोल में नहीं होता है, मन चंचल होता है, मन किसी से वशीभूत हो जाता है। नहीं, मन करता है कि कहीं हम अंधभक्ति करें, नहीं, मन करता होगा कि इसकी प्रशंसा करें, मन करता होगा कि कुछ विचलित हो जाएं। नहीं, आप कहते हैं जी मन नहीं लगता, जी नहीं लगता पढ़ने में, है ना। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि जिसका मन अपने वश में नहीं है, वश में नहीं मतलब कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, प्रबंधन में नहीं है, वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है। छंदावर्तन करता है मतलब उसकी प्रशस्ति गीत गाता है। छंदावर्तन का मतलब हुआ प्रशंसा करता है, अनावश्यक नहीं। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है और सेल्फ को छिपाने के लिए, अपनी बुराइयों को, अपनी समस्याओं को आदमी छिपाता है और मिथ्या आडंबर, मिथ्या मतलब झूठा एक वातावरण, एक आडंबर रचता है। कौन करता है? जिसका मन अपने वश में नहीं है। दूसरों के लिए जाल बिछाता है, कुछ अनीति भी करता है। कह रहा है कुटज सब मिथ्याचारों से मुक्त है। जो कुटज है वो सब मिथ्याचारों से क्या है? मुक्त। वह वशी है, वह वैरागी है, वह वैराग्य है, वह अध्यात्म की बात करता है। तो ये एक निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उस निबंध का नाम क्या है? कुटज। तो स्वयं इस व्याख्या में ही ये शब्द जुड़ा हुआ है, कुटज। नहीं तो ये तो चीख के कह रहा है कि हम कहाँ से हैं। तो ये, हाँ, लेकिन कुटज भी है ना। कुटज तो आपके निबंध में है, एक शीर्षक है। किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है। तो ये व्याख्या कहाँ से है? कुटज नामक ललित निबंध जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और इसमें क्या कहना चाहते हैं कि भाई मन को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। नहीं, वही राजा, वही श्रेष्ठ है जो अपने मन को नियंत्रित रखता है, प्रबंधित रखता है, जैसे कुटज रखता है। तो ये ललित निबंध है। कुटज एक पौधा है ना, तो ललित निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो एक तो ये है कि इस व्याख्या में शब्द पर ध्यान देंगे तो ये तो खुद कह रहा है कि हम कहाँ से हैं। दूसरी व्याख्या, गद्य में आपके पास है क्या? गद्य में 4 उपन्यास हैं, 3 नाटक हैं, 2 कहानी संग्रह हैं और 2 निबंध संग्रह। तो इसी से होगा। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने से समझ में आ रहा है कि गोदान से नहीं होगा, दिव्या से नहीं होगा, मैला आंचल से नहीं होगा, महाभूत से। यानी ये लग ही रहा है कि ये निबंध से होगा। नहीं, स्कंदगुप्त से हो सकता है कन्फ्यूजन। चलिए दूसरा गद्य का हम पढ़ते हैं। ये भी 2022-23 का है। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिसके पास धन है, इलम है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। तो भाई बैल की चर्चा कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? गोदान में। नहीं, बैल की चर्चा कहाँ मिलेगी? गोदान में मिलेगी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है, व्यंग है ये, आदमी वह है जिसके पास धन है। नहीं, आजकल आदमी कौन है? जिसके पास धन है। इलम है मतलब उसको बेच लेने की क्षमता है, नेगेटिव बुद्धि है, बौद्धिक चातुर्य है। तो कह रहा है कि हम लोग आदमी कहाँ है? श्रम करते हैं। आदमी वह है जिसके पास क्या है? इलम है और धन है। हम लोग तो बैल हैं, मतलब श्रम करते हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। ये है गोदान, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास, 1936 का उपन्यास। तो ये अपने आप को ही जस्टिफाई क्या कर रहा है? नहीं, कि हम कहाँ से हैं? गोदान से। तीसरा देखिए, संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगत ज्वर का शंखनाद सुना करता है। अब याद कीजिए, बहुत तत्सम प्रधान है ये। गोदान का है नहीं, हम महाभोज में नहीं होगा, भारत दुर्दशा में नहीं होगा, दिव्या में युद्ध की चर्चा इस तरह से नहीं है। तो ये निश्चित रूप से कहाँ का है? स्कंदगुप्त का है। बिल्कुल सही है। तो एक बार अगर आपने मूल किताब पढ़ी है तो इसमें समस्या नहीं आएगी गद्य में।
संपूर्ण हाँ नहीं, रटने की आवश्यकता है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ते हुए भाव बता देते हैं। संपूर्ण संसार कर्मणि वीरों की चित्रशाला है। ये जो संसार है वीर भोग्या वसुंधरा की बात करती है। कर्मणि मतलब जो कर्मठ लोग हैं, जो गुणी हैं, जो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं, उसी का तो ये संसार है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। वीरत्व एक गुण है जो स्वावलंबन सिखाता है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से ही हुआ है। अगर सब लोग कायर होते, सब लोग वीर नहीं होते, अगर जोखिम नहीं उठाते, तो कैसे ये विकास होता सृष्टि का। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात मतलब 24 घंटे। कलाम जी कह रहे थे कि सपने वे हैं जो सोने ही न दें। ये भी कह रहा है कि दिन रात युद्धस्व विगत ज्वर का शंखनाद सुना करता है। यानी विजयी कौन होता है? जो दिन रात वो सपने देखता है कि हमको क्या होना है, विजयी होना है। तो ये जो स्वप्न है ये विजयी होने का। अब जो आलसी है, जो सोच रहा है जी नहीं होगा नहीं होगा, तो विजयी वही होगा। चूँकि ये जो संसार है वो क्या है, वीरों की ही चित्रशाला है। नहीं तो दिनकर कह रहे थे कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है। तो संन्यास नहीं है, भाग्यवाद नहीं है, ये कर्मठ लोगों की दुनिया है। ये है स्कंदगुप्त नाटक में। कौन कह रहे हैं? जयशंकर प्रसाद जी प्रेरित कर रहे हैं कि भारत के युवा भी क्या हों, स्कंदगुप्त से और उस समय के मिजाज से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित हों, और जो युवा जो सुप्त है वो चैतन्य हो जाए। तो बड़ा अच्छा है ये। 3 आपने पढ़ा। चौथा देखिए, परम लोक में अधिक भोग का अवसर पाने की कामना से किया गया यह त्याग त्याग नहीं। परम लोक में अधिक भोग का अवसर पाने की कामना से किया गया यह त्याग त्याग नहीं। तुम्हारी आशा और विश्वास के अनुसार यह त्याग भोग की आशा का मूल्य है। भोग की इच्छा है तो साधन रहते भोग करो। ये कहाँ से हो सकता है? ये है दिव्या उपन्यास, यशपाल 1945। ठीक है। और ये कह रहा है कि नहीं जी, जो मार्क्सवादी और जो चारवाक दर्शन है कि ये जगत ही सत्य है, और इसलिए जब जगत सत्य है तो जगत का भोग करो, कर्म करो। और स्वयं यशपाल ने कहा कि न मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं। तो ये मारिस यहाँ कह रहा है, जो यशपाल के जीवन दर्शन का प्रवक्ता है, दिव्या उपन्यास में समझा रहा है कि ये जो जगत है वो कर्म क्षेत्र है, और इस कर्म क्षेत्र में अनासक्त होकर के, वैराग्य लेकर के, संन्यास लेकर के, वो सब जीवन नहीं है। जीवन क्या है? जीवन इसी धरती पर है, जगत सत्य है। और इस अवधारणा को यशपाल स्थापित करना चाहते हैं। यशपाल किस दर्शन को मानते हैं? चारवाक दर्शन और मार्क्सवादी जीवन दर्शन को। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन वही है कि एक बार जब मूल रचना को उसके भाव के साथ पढ़े हैं तो कन्फ्यूजन डिलीट प्रोसेस, ये भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो धीरे धीरे आप उसमें मूल बात में आ जाएंगे। ठीक है। जैसे वहाँ पर स्कंदगुप्त था, युद्ध और ये सब बातें। हाँ, एक जो है 5वां जो व्याख्या का प्रसंग है, इसमें थोड़ी समस्या आ सकती थी लोगों को, और आई भी। काव्य साहित्य और अन्य कलाएं मूलतः सृजनात्मक। काव्य साहित्य और अन्य कलाएं मूलतः सृजनात्मक हैं, अतः उनमें राजनीति के कार्य विभाजन जैसा कोई विभाजन संभव नहीं होता। कोई भी सच्चा कलाकार ध्वंस युग का अग्रदूत रहकर निर्माण का भार दूसरों पर छोड़ सकता, क्योंकि उसकी रचना तो निर्माण तक पहुंचने के लिए ही ध्वंस का पथ पार करती है। अब इसमें समस्या आ सकती है कि भाई कहाँ से होगा। हाँ, एक तो ये है कि निबंध से होगा, बिल्कुल सही है। निबंध निलय में कहीं से होगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। काव्य साहित्य और अन्य कलाएं मूलतः सृजनात्मक हैं, अतः उनमें राजनीति के कार्य विभाजन जैसा कोई विभाजन संभव ही नहीं होता। कोई भी सच्चा कलाकार ध्वंस युग का अग्रदूत रहकर निर्माण का भार दूसरों पर छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी रचना तो निर्माण तक पहुंचने के लिए ही ध्वंस का पथ पार करती है। ये निबंध है महादेवी वर्मा का, जो इसमें गलती हो सकती है लोगों की। यथार्थ और आदर्श ये निबंध है, लेकिन इतनी कल्पना आप कर सकते थे कि निबंध निलय का होगा, है ना। लेकिन ये पहुंचने में थोड़ा विशेष तैयारी की आवश्यकता है कि ये महादेवी वर्मा का निबंध है, और उस निबंध का शीर्षक क्या है? यथार्थ और आदर्श। हाँ नहीं, निबंध निलय में है। हाँ हाँ, तो इसमें एक व्याख्या जो है, अगर 10 व्याख्या आती है तो एक व्याख्या में थोड़ा प्रसंग और संदर्भ में, तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि किसका है,
इतना औसत रूप से समझ में आ रहा है कि निबंध का है, तो आप इतना ही लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो डॉक्टर सत्येंद्र द्वारा संपादित और संकलित है उसमें निबंध से लिया गया है, लेकिन नाम मत दीजिए कि किसका है। हाँ, बाकी तो उसकी व्याख्या हो ही सकती है। तो ये है कि 10 में से फिर 4 अंक तक आप, एक आध 2 अंक का मामला लॉस होगा। हाँ हाँ, 1-2 अंक तो खैर कटना ही है, वाजिब है, ठीक है। लेकिन ये है कि 4 भी नहीं मिलते उससे तो अच्छा है, या गलत लिख दिया तो हो सकता है 0 दे दे। तो यहाँ तो 1-1 अंक का मामला है, तो 4 अंक यहाँ से लिए जा सकते हैं। तो ये करना क्या है कि 10 साल की व्याख्या को, जो गद्य वाली व्याख्या है, अपने से समझ लेना है पढ़ के कि ये कहाँ का है। जब 1-2 बार पढ़े रहेंगे, 10 वर्ष को ध्यान में देखे रहेंगे, तो एक भाव समझ में आ जाएगा और संभवतः गलती, कविताओं से तो कोई गलती ही नहीं होने वाली। जैसे कविताओं से देखिए तो पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। बताइए, कबीर तो चीख के कह रहे हैं भाई पीछे लागा जाई था, बताया भी गया है हम पीछे पीछे चल रहे थे लोक और वेद के साथ, आगे से कौन मिला, गुरु। तो गुरु पर भक्ति आंदोलन। दूसरा जो है, वेद पुराण बिहाई सुपंथ कुमारक कोटि कुचाल चली है, देख रहे हैं लंबा है, तुलसी काल कराल नृपाल। अब तुलसी तो चीख के कह ही रहे हैं, तुलसीदास तो लिखा ही है इसमें, तो ये व्याख्या किसकी है, तुलसीदास की है और कवितावली की है निश्चित रूप से, क्योंकि सुंदरकांड और कवितावली 2 आपके टेक्स्ट में हैं। तो सुंदरकांड दोहा चौपाई शैली में, ये कवित्त छंद में। तीसरा है, रस सिंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु हैं बिना खंजनु गंजनु नैन। बिहारी का है, तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, है ना। ये बिहारी और बिहारी सत्सई रीति काल के कवि हैं, उनका है। एक और व्याख्या पूछा गया, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कह रही मानस हलचल शांत। कामायनी की पंक्ति है भाई, कौन हो तुम वसंत के दूत, है ना, कौन हो तुम वसंत के दूत, ये कौन कह रहा है भाई, ये श्रद्धा और मनु का जो आपसी संवाद है, तो ये श्रद्धा सर्ग का है ना। चिंता सर्ग में क्या है, केवल चिंता की बातें। कौन, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत। ई देखिए लास्ट, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, किसका है। अब तो ये निराला, तो जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, राम की शक्ति पूजा। तो कविताओं में समस्या नहीं है, एक आध समस्या कहाँ आ सकती है। तो 2022-23 की आपने व्याख्या का प्रसंग देखा, और 10 व्याख्या में से एक व्याख्या को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी, लेकिन इतनी संभावना बनी हुई थी कि आप उसको क्या कह सकें कि जलील ललित निबंध का ही होगा, यानी निबंध निलय का होगा। ठीक, हाँ, नहीं वो तो व्यक्ति पर निर्भर करता है जो कॉपी चेक कर रहा है, लेकिन 2 अंक तो कट ही जाएंगे, है ना, वो तो काट दिए जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि न लिखा जाए तो नहीं कटेंगे। अगर आपने लिखा, हाँ, गलती लिखने की सज़ा मिलती है, न लिखने की उतनी सज़ा नहीं मिलती। जैसे आप इंटरव्यू में हैं, साक्षात्कार में हैं, और आपसे कुछ पूछा गया और जी सॉरी हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, बहुत चीज़ हम नहीं जानते। लेकिन अगर आपने बोर्ड को मिसगाइड किया, कहा कि कुछ गलत बात नहीं, तो वो फिर गलती क्षम्य नहीं है। और बोर्ड को छोड़ दीजिए, घर में क्षम्य नहीं। अगर घर में ही आपने झूठ बोला, गलत बोला, तो घर वाले ही आपको क्या कहेंगे, है ना। उससे अच्छा जी नहीं जानते तो नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ हम नहीं जानते। नहीं, आपने घर में कहा कि अच्छा ये चीज़ नहीं मिल रहा है, तो जी नहीं जानते, आपने कह दिया नहीं छोटे भाई ने लिया है ना, या उसने लिया, तो अगर आपने गलत बोला है तो गलत की सज़ा मिलती है। तो कल जो है आदिकाल पर जो विगत साल के जो सवाल हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आदिकाल एक बार कॉपी देख के आइए और आदिकाल के प्रश्नों को देख के आइए। तो हम लोग कल आदिकाल में जितने सवाल 10 साल में पूछे गए उसको क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।